बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बद्दुआ का खात्मा कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। ये वही मंजिल थी जहां मेरे परदादा की लाश पाई गई थी। सीढ़ियां धूल और मट्टी में अटी हुई थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ता गया, बिल्कुल सहर सदकी के अंदाज में। इसमें मेरे इरादे का कोई दखल न था। वो साया मुझसे आगे था जो कि हाथ का इशारा करके बुला रहा था। सीढ़ियां खत्म होते ही दाएं तरफ एक बरामदा था जिसमें कतार से 2 कमरे बने हुए थे जो कि बंद थे। इन कमरों के साथ एक तवील बालकनी थी जिस पर खड़े होकर नीचे का नजारा किया जा सकता था। वो चमकता हुआ साया इन कमरों की जगह बाएं जानब वाले जीने की तरफ बढ़ गया। मैं भी आलम शहर में इसके पीछे था। जैसे ही मैं सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचा और ऊपर भी वैसे ही कमरे थे जैसे कि निचली मंजिल पर थे। वो साया एक कमरे के सामने पहुंचकर रुक गया। चंद लम्हों के बाद वो साया गायब हो गया। अचानक मेरी नजर उस बालकोनी के आखिरी सिरे पर पड़ी। उसी वक्त मेरी आंखों ने एक नहायत हैरत अंगेज मंजर देखा जो कि चंद लम्हे पहले वहां न था। वहां एक जिस्म शोले में लिपटा हुआ झूम रहा था। वो जिस्म किसी मर्द का था जिसे आग लगी हुई थी। इसकी करदनाक चीखें पूरी मंजिल पर गूंज रही थी। मैंने इसकी मदद करनी चाहिए, मगर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो मेरे कदम भारी हो गए। मेरे पैरों ने मेरे इरादे का साथ देने से इनकार कर दिया। चंद लम्हों के बाद ये मंजर गायब हो गया। अब वहां ना आग थी, ना कोई इंसानी जिस्म, न जलने की चिरिंद। मैं इस गोरख धंधे में उलझा हुआ था कि दरवाजा चड़चड़ाहट की आवाज के साथ अंदर की जानब खुल गया। मोतिये और गुलाब की बेपनाह खुशबू मेरी कुव्वत से टकराई। दरवाजा खुलते ही मेरे सामने एक नहायती खूबसूरत कमरा था। कमरे के बिल्कुल वस्त में एक आलीशान सहरी थी जो कि चारों तरफ से पर्दों से ढकी थी। कमरे के अंदर मोतिये और गुलाब की खुशबू रची बसी थी। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं सहरी पर कोई मौजूद है। मैं अपने वहम की तस्दीक के लिए कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरे दाखिल होते दरवाजा बंद हो गया। मैंने जैसे ही वापस दरवाजे की जानब पलटना चाहा, जमीन ने जैसे मेरे कदमों को पकड़ लिया। जैसे कोई कुव्वत वापस जाने की बजाय मुझे आगे की जानब धकेल रही हो। कमरा नहायती शानदार था। चारों तरफ लड़कियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें सजी हुई थी। कमरे का फर्नीचर गर्द आलूदा जरूर था मगर आलीशान और महंगा था। कमरे की सजावट से साहब कमरे के शौकीन मिजाज होने का अंदाजा होता था। मुझे अंदाजा हो गया नवाब जफर अली खान किस कदर शौकीन मिजाज इंसान थे। ये वो मिसारी थी जिसकी चद्दर ने ना जाने कितनी इज्जतों को मैला किया था। वाकई वो खुदकशी के ही मुस्तहिक थे और ये कमरा ना जाने कितनी बेचैन रूहों का मरकज था। बाईं तरफ वाली दीवार पर परदादा की बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। आंखों में सुर्खी और होंठों पर मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी। ये शख्स इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता होगा। मसहरी का पर्दा हिल रहा था जैसे कोई इस मसहरी पर मौजूद है। जैसे ही वो पर्दा मैंने हटाया, हैरत व खौफ के सबब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मसहरी पर एक इंसानी जिस्म बरखना हालत में पड़ा था। इस पूरे जिस्म को जर्द रंग के छोटे छोटे चमकदार कीड़ों ने ढक रखा था। मैं हैरत व खौफ से ये मंजर देख रहा था कि वो जिस्म उठ बैठा। इसने मेरी जानब हाथ बढ़ाया। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा मगर मैं नाकाम रहा। उस जिस्म पर रेंगते कीड़ों ने यकदम उछक कर मेरे हाथ पर काट लिया। मेरे हलक से चीख निकली और नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की सोजिश मुझे महसूस होने लगी। मैं गिरकर तड़पने लगा। ये कैफियत 5 मिनट से ज्यादा ना रही होगी। मेरी हालत बदलने लगी थी। मेरा दिल खौफ व दहशत से भर चुका था। मैं इस असेब ज़दा कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था। मैं करहाते हुए उठा और अपने हाथ को देखा तो मेरा हाथ सुर्ख हो रहा था और अब सूजकर कपाह हो गया था। उस कीड़े के काटने के क्या असरात हो सकते थे मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उस वक्त मेरा हाथ सुर्ख हो रहा था। मैं उठ खड़ा हुआ। बेड पर कीड़ों भरा जिस्म अब मौजूद न था बल्कि इसकी जगह एक काले रंग की डायरी मौजूद थी।
نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ اس ڈائری کو کھولنا چاہیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈائری کو ہاتھ میں لے لیا۔ ڈائری نہایت ہی پرانی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی۔ میرے بیٹے میرے خاندان کے نام لیوا، میں نہیں جانتا کہ تم میری کون سی پشت سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے ڈائری کھولی ہے تو اس چمکیلے کیڑے سے ضرور بچنا، اگر تم اس کا شکار ہوگے۔ مجھے یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ میرے خاندان کا بیٹا اس بددعا اور انتقام کا شکار ہوگا۔ میں تو اس انتقام کا جائز حقدار ہوں۔ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو بھول بیٹھا تھا، عیاشیوں کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کا نام روپا تھا، وہ بہت حسین تھی۔ میں نے اس کے حصول کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اسے میں حاصل تو نہ کر سکا، مگر اس نے خودکشی کر لی، مجھے بددعا دی۔ پھر اس کے بعد اس مردہ چمکیلے کیڑے نے مجھے کاٹا۔ پھر 14ویں کی رات کو میں بھیڑیا بننے لگا۔ انسانی خون میری ضرورت بن گیا۔ کئی بے گناہ زندگیاں میں نے اجاڑ دی۔ پھر مجھے لگا خودکشی ہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ڈائری کے باقی ورق سادہ تھے۔ اس مختصر سی تحریر نے کافی کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس تصور سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ میں بھی اس چمکیلے کیڑے کا شکار ہو چکا ہوں۔ یقیناً میں بھی بھیڑیا بنوں گا۔ یہ سوچ کر میں کانپتا رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ چاند کی 14 تاریخ میں ویسے بھی زیادہ دن نہ تھے۔ میں گرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن شام کی بات ہے، میر منشی صاحب حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں تو اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ مجھے تو ہر جگہ چاند کی 14 تاریخ نظر آ رہی تھی۔ جی منشی صاحب فرمائیے۔ میں فضل دین کے گھر گیا تھا سرکار۔ میری بات سن کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فضل دین تو اپنی بچے کی قسمت پر نازاں تھا، مگر اس کی ماں کا رد عمل مختلف تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ خوش نہیں۔ فضل دین کل صبح تک جواب دے گا۔ دوسرے دن جب فضل دین اپنی بیوی کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تو اس کے حیرت کے تاثرات نہایت عجیب تھے۔ ان کے خوفزدہ چہروں پر ان گنت وسواسے مچل رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرنے پر کیا اندیشے تھے۔